नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां देश में सबसे बड़ा बनने वाला एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसको वैसे उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से जोड़ना चाहती है और इसके लिए वो कई सारे प्रस्ताव बना रही है। इसके अलावा मेरठ से, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी है, इसको जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इसके तहत एक सिग्नल फ्री रूट भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, ये रूट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सिटीज को जेवर में एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। इससे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इन रीजन में रहने वाले लोगों को फ्लाइट सर्विस के लिए आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल फ्री रूट मेरठ से जेवर तक बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ करीब 93 किलोमीटर होगी। इसके अलावा इस एरिया में एक्सप्रेसवे, डीएफसी कॉरिडोर, ये सभी गुजरते हैं, जो कि यहाँ पर बिजनेस की रफ्तार को तेज कर देंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरठ को यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, जहाँ सिटी प्लानर्स इन्होंने डिसाइड किया है कि ये नई टाउनशिप का डेवलपमेंट करेंगे अपकमिंग ग्रीन कॉरिडोर में। रिपोर्ट की माने तो करीब 4 पार्ट में लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले लाल ब्रिज से 6 किलोमीटर दूर आईएमएम रोड तक डेवलपमेंट होगा। आईएमएम रोड तक इसको ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा सेकंड पार्ट के तहत लाल ब्रिज से पिपरा घाट तक एक डैम बनाया जाएगा। वहीं तीसरे पार्ट के तहत 7.5 किलोमीटर लंबा एक रूट बनाया जाएगा पिपरा घाट से शहीद पथ तक, और चौथे पार्ट के तहत 6.6 किलोमीटर लंबा एक रूट बनाया जाएगा शहीद पथ से किसान पथ तक। दोस्तों, यहाँ पर इसका डीपीआर तैयार हो चुका है और जल्द ही टेंडर प्रोसेस के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। दोस्तों, इस ग्रीन कॉरिडोर के आसपास टाउनशिप का डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट केवड़िया गुजरात से है, जहां इंडियन रेलवे जल्द ही एक आर्ट गैलरी ऑपरेट करेगी गुजरात के अंदर। दोस्तों, आज के समय में भारत के अंदर वर्ल्ड का टेलर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यहाँ पर पहले सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट आते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए और इसको देश के अंदर एक लैंडमार्क बनाने के तहत इसमें कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रोपवेज वगैरह बनाया गया है। इसके अलावा जो पूरा रीजन है केवड़िया का, यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो भारत के इसी हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए कि भारत की ज्यादातर जो चीजें हैं उनको प्रमोट किया जाए, उससे संबंधित काफी सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन में रेलवे एक आर्ट गैलरी का डेवलपमेंट करेगी। अब ये जो आर्ट गैलरी होगी ये काफी अलग होगी। हिस्ट्री में ये पहली बार है कि इंडियन रेलवे कुछ इस प्रकार की आर्ट गैलरी का डेवलपमेंट कर रही है। इसको पीवीपी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर गुजरात और भारत के आर्ट्स, क्राफ्ट, इन सबको शो किया जाएगा। अपकमिंग आर्ट गैलरी फुल्ली एयर कंडीशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को भी सेटअप किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो आर्ट गैलरी होने वाली है ये आम गैलरी से काफी अलग होगी। यहाँ पर लाइटनिंग, दीवारें, हर तरीके की चीजें लोकल आर्किटेक्ट को देखकर बनाई जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे के मिशन रफ्तार से है, जहाँ दोस्तों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन रफ्तार, इसके तहत इंडियन रेलवे में करीब 5,550 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। इसके तहत करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जाएगा दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर। दोस्तों, ये इंडियन रेलवे के सबसे बिजी रूट्स हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पावर सप्लाई सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ओवरहेड इक्विपमेंट, इन सबको अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आसानी से पकड़ लें। मिशन रफ्तार का एम इन दो रूट दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता पे पैसेंजर्स का ट्रेवल टाइम रिड्यूस करना है। यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा सिग्नलिंग नेटवर्क को भी डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, बात की जाए तो भारत के अंदर आज के समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है ये अपने एवरेज स्पीड से भी नहीं चल पाती। लेकिन ये भारत के रूट पे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अपग्रेडेशन का काम पूरा होगा, वंदे भारत यहाँ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये परियोजना 2024 तक ऑपरेशनल हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट यूनिवर्सिटीज से है। वेल दोस्तों, ये रिपोर्ट किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन ये काफी जरूरी है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज से कहा है कि जितना भी लर्निंग मटेरियल है और लिटरेचर है, इन सभी को देश की ऑफिशियल और रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए, आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के तौर पे। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को 20 नवंबर तक अपना प्लान भेजना होगा, किस प्रकार ये लिटरेचर और लर्निंग मटेरियल को ट्रांसलेट करेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कहना है कि जो लिटरेचर इनके पास अवेलेबल है उसको पढ़ाना स्टूडेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस पर यह कहा अगर पढ़ाना मुश्किल है तो कम से कम इसका जो ट्रांसलेशन है ये किया जाए। दोस्तों, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सभी यूनिवर्सिटीज शामिल है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। नेक्स्ट अपडेट थिंक टैंक की एक रिपोर्ट से है, जहाँ दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक इन्होंने 6th एडिशन पब्लिश किया है। इसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक डोमेन के डेटा से। ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक डोमेन से जो भी डेटा इन्हें मिला है उससे बनाई गई है।
इसके तहत इक्विटी ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 स्कीम्स, इनके इम्प्लीमेंटेशन पर रैंकिंग दी गई है। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये सब शामिल है। यहाँ पर बड़े राज्यों की बात करें तो केरला टॉप पे है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। बड़े राज्यों में सबसे बुरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ने किया है। इसके अलावा बात की जाए छोटे राज्यों की तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सिक्किम ने किया है, उसके बाद गोवा है, फिर मिजोरम है और सबसे बुरा प्रदर्शन मणिपुर का रहा है। वेल दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है आज के समय में ट्विटर पे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी नहीं की है, ये एक प्राइवेट एनजीओ ने लॉन्च किया है। यहाँ पर गवर्नेंस के आधार पर इन्हें रैंकिंग दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फैक्टर हैं। कोविड रिस्पॉन्स की बात करें तो केरला का कोविड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसको यहाँ पर सबसे अच्छी रैंकिंग दी गई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर दोस्तों जिस प्रकार इसमें रैंकिंग दी गई है उसको हम एक फॉल्स प्रोपेगेंडा ही मान सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इंडियन ऑयल से है, जहाँ स्टेट ऑन पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल, इन्होंने कल कहा कि करीब हम 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देश के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर सेटअप करेंगे। दोस्तों इससे पहले HPCL ने भी कहा था कि वो ज्वाइंट वेंचर करके देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर देश के अंदर करीब 2000 EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी। इसके अलावा 2 सालों के अंदर 8000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी। ये जानकारी IOCL के चेयरमैन SM वैद्या ने दी। नेक्स्ट अपडेट फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां दोस्तों RBI ने फ्राइडे को 29 अक्टूबर तक के वीकेंड का डेटा रिलीज किया है। इसमें दोस्तों भारत का फॉरेक्स रिजर्व $1.919 बिलियन बढ़ा है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व $642.019 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों इससे पिछले वीक की बात करें तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व $908 मिलियन डिक्लाइन हुआ था। दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व की वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें तो टॉप पर चाइना बरकरार है। हालांकि सितंबर 2021 में चाइना के अंदर $35,720 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ था। इसके अलावा जापान दूसरे स्थान पे है और उसका भी सितंबर 2021 का जो मंथ था उसमें $14,975 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ था। वहीं तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट अपडेट टेक्निकल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट को हम 3 सालों के अंदर 5 गुना बढ़ाने वाले हैं, यानी कि 500%। अभी ये एक्सपोर्ट $2 बिलियन के अराउंड है, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर ये $10 बिलियन का आंकड़ा पार कर पाएगा। लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर इस $10 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इसके तहत टेक्सटाइल में जो PLI स्कीम अप्रूव की गई है ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो कि इंडस्ट्रीज को सस्ती बुनियादी सुविधाएं देंगी, जैसे कि सस्ती जमीन और बिजली। सरकार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग होने वाली कपड़ों की क्वालिटी को एक समान रखना चाहती है, ताकि इससे एक्सपोर्ट भी बढ़े और भारत के अंदर भी लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।